Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the topic, the chapter rearrangement of sentences. So, we have read in first part we have dealt one rearrangement question as well, and in this part we'll learn more tricks. In first part we have seen how with the help of two or three steps we were able to solve the question. We were able to rearrange. हम लोगों ने दो और तीन स्टेप्स के मदद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था. नाउ इन दिस पार्ट we will learn some more tricks. But before that, guys, I just want to share I just want to share my happiness with you people, since I have touched the 1000 subscriber, and you guys have just made it possible. And the people who are watching my video, the people who are actually trying to understand the chapters and topics which I am teaching at home during this pandemic. So this type of support has helped me growing up, and I'll just keep on growing. Now let's come back to the topic, and we'll just go through the points, the things which we have to learn. Now we can see here rearrangement. What is that? Rearrangement of sentence or paragraph is one of the most important, easiest and commonly seen question in competitive exam like IBPS, UPSC, SSC, UGC, CAT, that is common admission test, etc. तो हम देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का जो या फिर पैराग्राफ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आसानी से मतलब साधारण तौर पे आने वाला जो क्वेश्चन है माना जाता है. और ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आता है? दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है. IBPS जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है, UPSC जो IAS IPS हायर करते हैं, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UGC जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से जो वैकेंसीज आते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो एक आप देने जाते हैं किसी भी कॉलेज में, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं. हम लोग इसमें जो है समझेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कैसे करते हैं. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इज़ द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विल बी स्कोर मेकर. कहता है जब तक आप इस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को एक्सटेंसिवली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू स्कोर बेटर. आपको अगर स्कोर मेकर बनना, स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा. देयर इज़ नो सच strategies or logic to solve these type of questions. Just study them and use them in exercise that follow and you will be comfortable with them. कहता है कि इसका कोई ऐसा प्लान्ड स्ट्रैटेजी नहीं होता या कोई लॉजिक ऐसा सेट लॉजिक नहीं होता जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सम्स का या बहुत सारी चीज़ों का फार्मूला होता है, रूल्स होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, तो इसमें है क्या आखिर, उसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा. वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो है हमें सेंटेंस को एक के बाद एक जोड़ना होगा उसके सेंस को समझते हुए, और वो जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन में होने के बाद जब आप रीड करोगे तभी आ पाओगे. नाउ विल सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल अरेंजिंग जंबल सेंटेंस. कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि हम यूज़ करेंगे वाइल अरेंजिंग जंबल सेंटेंसेस. ठीक है, लेट्स सी. वी मस्ट फॉलो दीज थिंग्स. हम लोगों को ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है इसको फॉलो करना चाहिए. When solving jumbled sentences or sequence of words type questions, first determine the subject and the predicate. Now the thing here you can see is subject and predicate. I think you all remember, if you have learned subject and predicate. What is subject and predicate? I have a book.
Now tell me in this sentence what is subject and what is predicate. You can answer this question in the comment section. I'm waiting for the answer in comment section guys. Let me know what is subject and predicate. तो हमें कहता है कि जब हम इस तरीके के जंबल सेंटेंस को अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जो है कहाँ पे है, और उसमें भी सबसे पहले यही देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और डिटरमाइनर प्रेडिकेट कौन है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पहले हमें जो है कैटेगराइज करना होगा, फाइंड आउट करना होगा. नाउ वी कैन सी हियर सब्जेक्ट जो है क्या है. सब्जेक्ट द पार्ट विच मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर टेलिंग अबाउट. सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो व्यक्ति एक्शन करता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. ठीक है. और प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. वैसा हिस्सा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. ठीक है. तो दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन है, सहयोग कर रहे हैं. नाउ विल सी सेंट्रल थीम अराउंड विच पैसेज इज फ्रेम्ड. आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस. सेंट्रल थीम कहने का मतलब यहाँ पे है कि मुख्य जो उस पूरे 5 और 6 सेंटेंसेस का जो मुख्य बिंदु है या मुख्य वाक्य जो है, उसे हमें उस 5-6 सेंटेंस में से चूज करना, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. और यूजुअली जो है साधारण तौर पे जो मुख्य जो सेंट्रल थीम वाला जो पैसेज होता है, लाइन होता है, वही फर्स्ट सेंटेंस नंबर में आता है. हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था कि पहला स्टेप क्या होता है. पहला स्टेप है कि हमें उस पूरे रीअरेंजमेंट सेंटेंस का पहला फर्स्ट पार्ट ढूंढना होता है, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना होता है. तो इसमें भी वही है, इस वीडियो में भी. अ लॉजिक सीक्वेंस इज़ प्रेजेंट विच यूजुअली डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम. कहता है कि अब आपको अगर सेंट्रल थीम के बारे में ज़्यादा पता करना है कि कैसे सेंट्रल थीम पता किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें अ लॉजिक सीक्वेंस जो है देखना होगा. एक तथ्यात्मक क्रमानुसार, क्रम के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से, क्रम के हिसाब से जो है वहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिखेंगे जो कि आपको अपने आप में यह बताते हैं कि वो सेंट्रल थीम है, मुख्य थीम है उस पूरे 6 सेंटेंस के बीच में. नेक्स्ट, दैट इज़ इफ़ देयर आर प्रोनाउंस लाइक इट, दिस, दैट, एक्सेट्रा इन सेंटेंस. अगर किसी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन जैसे कि इट, दिस, दैट, एक्सेट्रा अगर आता है, देन इट सिंपली मीन्स दैट दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सब्जेक्ट. तो इसका सबसे जो आसान मतलब समझ सकते हैं हम कि अगर इट, दिस, दैट, एक्सेट्रा अगर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. दैट मीन्स कि उससे रिलेटेड जो सेंटेंस होगा, इट के बाद का जो सेंटेंस होगा, तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं बन सकता है. तो हमें ये समझना होगा कि इट, दिस, दैट से जो भी अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो वो उस रीअरेंजमेंट सेंटेंस का पहला पार्ट या पहला सेंटेंस नहीं बनेगा. सो इन मैक्सिमम केसेस इट वोंट बी द फर्स्ट सेंटेंस. आई एंड यू आर एक्सेप्शंस फॉर दिस रूल. कहता है आई और यू को जो है थोड़ा लिवरेज मिलता है, छूट मिलती है. आई और यू जो है चूँकि प्रोनाउन है, बट स्टिल इनको थोड़ा एक्सेप्शनली इस रूल से एक्सक्यूज किया गया है, छूट दिया गया है. नाउ विल सी नेक्स्ट, दैट इज़ द पॉइंट. सेंटेंस दैट बिगिन विथ एंड, बट, एक्सेट्रा usually follow the central theme with an explanation to the same और गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब कहता है कि सेंटेंस अगर कोई विथ, एंड और बट से शुरू होता है, अगर कोई सेंटेंस जो है और, लेकिन के साथ में शुरू होता है और वो इत्यादि उसमें और भी आते हैं कंजंक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि जो एंड और बट जो है वो सेंट्रल थीम को फॉलो करता है. मतलब सेंट्रल थीम को फॉलो करता है, मतलब ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा. ये जब भी होगा पहले के बाद आएगा. अगर कोई सेंटेंस जो है एंड और बट से शुरू हो रहा है, कंजंक्शन से, तो वो सेंट्रल थीम को फॉलो करता है, यह बता रहा है. सेंट्रल थीम को फॉलो करता है, दैट मीन्स कि पहले पार्ट 6 क्वेश्चन में से पहला जो सेंटेंस होगा उसको फॉलो करेगा.
वो सेंटेंस जिसमें एंड और बट लगा हुआ है। तो ये भी जो है हम समझ लेंगे कि ये अगर एंड और बट लगा हुआ है तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं sentences that have full names mentioned are either the starting or come in the first few sentences of paragraphs। अब इसमें हम ये देखते हैं कि sentences that have full names mentioned, अगर कोई sentence ऐसा है जिसमें पूरा नाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर आइदर द स्टार्टिंग और कम्स इन फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस, या तो शुरू में या फिर आगे के आने वाले कुछ और सेंटेंसेस में पैराग्राफ का जो सेंटेंस है उसमें अगर फुल नेम आता है तो उसको भी हम देखेंगे। सिमिलरली द सेंटेंसेस दैट हैव दे, हिम और हर और द शॉर्ट नेम्स वुड ओनली कम आफ्टर द प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन। तो उसी हिसाब से कहता है कि अगर फुल सेंटेंस आ रहा तो पहला वाक्य हो सकता है, और उसी तरीके से उसके बाद में सब्सिक्वेंटली जो आएगा वो दूसरा तीसरा वाक्य बन सकता है। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट शुरू में आ रहा जिसका फुल नेम है और उस नाउन के लिए जो है प्रोनाउंस, जैसे कि आपका दे, हिम और हर जो आ रहा है, ये जो प्रोनाउन आ रहा है वो दूसरा या तीसरा वाक्य बन सकता है। नेक्स्ट विल सी इन मैक्सिमम केसेस लास्ट सेंटेंस एंड विथ कंक्लूजन स्टेटमेंट। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर केसेस में जो लास्ट सेंटेंस है, जो आपको उन 6 सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा ढूंढना है जो कंक्लूसिव होता है, जो उसके बाद लाइक आइदर पूरी तरीके से उसको कंप्लीट सेंस बता देता है, अपने आप में कंक्लूजन, निर्णायक जिसको बोलते हैं निर्णायक वाक्य जो होता है, वो आप पढ़ेंगे ऑल द लाइक हिडन सीक्रेट इज़ इन रीडिंग। आप जब जितनी भी छिपी हुई सच्चाई है कि कैसे इसको हम बनाएं, वो सिर्फ पढ़ने में, अगर आपको पढ़ना होगा बार बार, आप पढ़ने के बाद ही समझोगे कि कौन सा वाक्य क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस कंक्लूसिव है या कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है। तो ये ज़्यादातर केसेस में जो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट होता है वो लास्ट में आता है। फर्स्ट लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, बीच वाला जो है हम लोगों ने सब्सिक्वेंटली देखा कि वो जो है प्रोनाउंस जो होता है फॉलो करता है सब्जेक्ट को, है ना। It's always a good idea to read the answer options to figure out the most correct sentence than to try solving the jumbled word sentence yourself। इसमें कहता है कि ये हमेशा से एक अच्छा आइडिया रहा है कि रीड द आंसर ऑप्शंस टू फिगर आउट। आपको जो वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में, ये सेंटेंस आपको पढ़ना, 6 sentences आर गिवन देयर एंड यू हैव टू रीड दोज सेंटेंसेस एंड देन यू हैव टू फिगर आउट विच वन इज़ द मोस्ट करेक्ट सेंटेंस। आफ्टर रीडिंग ओनली यू कैन डू दिस ऑल थिंग्स, अनलेस इफ यू आर नॉट रीडिंग यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली फाइंड द करेक्ट सेंटेंस टू पुट इन द सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में कौन सा सेंटेंस कब कहाँ पे आएगा, आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ट्राई करते रह जाओगे और उसमें ज़्यादा टाइम जो है लगेगा, आपको कंज्यूम करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वाज लाइक मोर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उससे और कुछ हटके पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, पढ़े और समझे हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let's get now today we will see set 2. In first part of the video we have seen set 1 and we have actually solved it. In set 2 we will solve again some questions. You can see rearrange of sentences. The first question A is the statement is, though Mumbai and suburban areas recorded somewhat over 100 mm of rain yesterday, the state of Mumbai's infrastructure is such that the city looks। तो ये तो आपको पढ़ के ही पता चल रहा है। आई एम जस्ट रीडिंग इट। दो मुंबई एंड सबर्बन एरियाज रिकॉर्डेड समवट ओवर 100 mm ऑफ रेन यस्टरडे, कि चूँकि मुंबई और सबर्बन एरियाज़ में जो है नहीं भी तो 100 mm बारिश हुई है यस्टरडे, फिर भी
मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि वो दिखता है। तो ये कभी भी मेन आई थिंक सेंटेंस नहीं होगा आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। नाउ बी नंबर विल सी, हैवी मानसून रेन्स हैव wreaked havoc ऑन इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि हैवी मानसून जो है रेन्स हैव wreaked, तो ये एक जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है हैवी रेन्स को कि हैवी रेन्स की वजह से जो है एक हैवोक जो है फाइनेंशियल कैपिटल जो मुंबई माना जाता है वहाँ पे एक उधम सी मच रखी है, वहाँ पे हर चीज़ अस्त व्यस्त हो रखा है। तो ये भी जो है एक डिपेंडेंसी है इसका किसी चीज़ पे, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है। इट इज़ सिंकिंग अंडर द वेट ऑफ वाटर लॉक्ड रोड। ये जो जल जमाव की जो समस्या है सड़कों पे, जो वाटर लॉगिंग हो चुका है उसके अंदर जो है वो डूब रहा है। इट इज सिंकिंग अंडर वेट ऑफ वाटर लॉक्ड रोड, सबमर्ज्ड रेलवे ट्रैक्स एंड फ्लडेड एयरपोर्ट। तो ये भी जो है एक उसका रीज़न काउंट करवा रहा है कि बारिश होने के बाद जो है इतना हैवी मानसून के रेन्स की वजह से जो है इतना कुछ हो रहा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता है। विल सी ऑप्शन नंबर डी, एज इफ इट हैज़ बीन हिट बाई a calamity of 2000 proportions when it received 944 mm of rain in a day। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है एज इफ इट हैज़ बीन हिट बाई अ कैलामिटी ऑफ 2000 प्रोपोर्शन। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 2005 के अनुपात में जो है यहाँ पे उसी हिसाब से बारिश हुई है जैसा कि 2005 में 944 mm बारिश एक दिन में रिकॉर्ड किया गया था। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है 100 मीटर mm जो बारिश हुई है यस्टरडे उसको, ये भी नहीं हो सकता है। नाउ विल गो टू डी ई नंबर, दैट इज़ फार फ्रॉम इवेल्युएटिंग शंघाई इंडियाज़ ग्रेटेस्ट मेट्रोपोलिस हैज़ बीन शट डाउन बाय डिलर। ना इसमें आप देख सकते हैं कि कहता है कि जैसे हम संघाई से इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इवेल्युएटिंग होना चाहिए, इट इज़ एक्चुअली मिस टाइपिंग है। तो कहता है कि इंडिया का जो सबसे ग्रेटेस्ट मेट्रोपोलिस में मुंबई जिसको माना जाता है वो आज बंद होने के कगार पे आ चुका है, उसको पूरी तरीके से जैम माना जा सकता है बारिश के कारण। As the city braces itself for even more rains today, National Disaster Response Force has been put on alert। कहता है जैसे कि सिटी में अभी और भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसके कारण से जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो NDRF शॉर्ट फॉर्म है उसको अलर्ट पे रखा गया है। नाउ गाइज, इतना पढ़ने के बाद आप बताइए कि इसमें से कौन सा जो है आपको लग रहा है कि पहला जो है सेंट्रल थीम ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज लेट्स गो ए नंबर, हैवी मानसून रेन्स हैव wreaked havoc ऑन इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। ये जो है एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है एंड दैट इज़ कंप्लीट स्टेटमेंट। जो सेंट्रल थीम है उसको मुख्य बात जो है क्या है कि बारिश की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा हैवोक है, और वो इस सेंटेंस से साबित हो रहा है पढ़ने के बाद, राइट। देन अब हम लोग लास्ट ढूंढते हैं, लास्ट इज़ की कंक्लूसिव है ना। कंक्लूसिव कौन सा लगता है? कंक्लूसिव ये लगता है कि उसका बचाव के लिए जो है चीज़ रखा गया है ऑलरेडी, दैट इज़ एफ नंबर। फर्स्ट नंबर जो है बी हो जाएगा एंड लास्ट जो है एफ हो जाएगा, सॉरी एफ, इट्स नॉट ई। अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं मुंबई से लास्ट में। मुंबई के बाद लास्ट में क्या जुड़ सकता है? हैवी मानसून रेन्स हैव wreaked havoc ऑन इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और इसके बाद हैवोक होने के बाद क्या हो गया? इट इज़ सिंकिंग अंडर। ये जो सी नंबर है आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इट इज़ सिंकिंग अंडर, मानसून रेन के कारण जो है ये डूबता हुआ ऐसा लग रहा है। और फिर उसके बाद फ्लडेड एयरपोर्ट एज इट कहता है कि ऐसा, अब उसके बाद ये हो जाएगा
दैट इज़ डी नंबर, बी सी डी। फिर उसके बाद आपका ई नंबर जो है, बी सी डी ई एंड एफ। The last part would be A, guys, not, it is not F, the last part would be। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है, the state of Mumbai infrastructure is such that the city look like, ये conclusive part है। so last part जो होगा ये होगा conclusive, not E। now do the correction, तो answer would be B C D E F A। now kindly match your answers if you have done earlier than me। अगर आपने मेरे से पहले बना लिया तो मैच कीजिए आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। गाइज आई होप नाउ इन दिस वीडियो अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर क्लियर। इस वीडियो में पहले वीडियो के मुकाबले ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा आपका, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद जो है आपको अपने आप जो है यू विल सी द बेनिफिट्स, आपको इसका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगा। नाउ गाइज वी हैव ऑलमोस्टली learnt like much more in this video। we will meet with another topic in another video, and once again I'm just thanking everyone to supporting me, and once again I'm just thanking everyone to supporting me, because without you people it was not ever possible। आप लोगों के बिना ये संभव नहीं था कि I could have reached 1000 subscribers in very short span of time। so thank you once again, we will meet in another video। till then, bye, take care and have a nice day। thank you everyone।